सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग MBBS फ्रॉम GMC फिरोजाबाद, है ना। तो अपनी यूनिट चल रही है सेक्सुअल जुरिस्प्रूडेंस और आज इसका लेक्चर थर्ड है MCQ प्रैक्टिस का, दैट इज इन्फेंट डेथ एंड चाइल्ड अब्यूज, है ना। तो जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी जितने भी चाइल्ड अब्यूज के सिंड्रोम्स थे, शेकन बेबी सिंड्रोम, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, मैनचुसन सिंड्रोम बाय प्रोक्सी और आपका सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, है ना। इसके अलावा अनरेस्पायर्ड वर्सेस रेस्पायर्ड बेबी के इंपॉर्टेंट टेबल देखी थी अपन ने। इसके अलावा 3 टेस्ट पढ़े थे, रेगर्स टेस्ट, व्रेडेंस टेस्ट और आपका ब्रेस्लाउस टेस्ट, है ना। और ममिफिकेशन मैसरेशन की बात की थी। तो ये सारे पॉइंट्स अपन देख चुके हैं लेक्चर में। अभी इसके इंपॉर्टेंट MCQs देख रहे हैं, ध्यान रखना है। क्या हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इस प्रकार से। पहला MCQ, रुक जा, ठीक है। तो पहला MCQ अपने सामने है, किलिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ बर्थ इज टर्म्ड एज। पहले 24 घंटे के अंदर बच्चे की डेथ कर दी गई है, क्या कहेंगे उसे? नियोनेटिसाइड अपन बात करें तो, ना। तो हो जाएगा बी, नियोनेटिसाइड। ध्यान रखना है इस प्रकार से। अपन बात कर रहे हैं अंडर क्या ये इंडियन लॉ BNS, इन्फेंटिसाइड इज लीगली ट्रीटेड एज पनिश्ड एज। तो इन्फेंटिसाइड को मर्डर के इक्वल ट्रीट किया जाता है। सेक्शन आता है 103 BNS या फिर IPC सेक्शन 302 था पहले, ये ध्यान रखना है ना। तो सेक्शन 103 BNS ध्यान रखना है। इन्फेंटिसाइड इज इक्वली टू मर्डर अपन बात करें तो, ध्यान रखना है ना। तो सेक्शन 103 BNS हो जाएगा इसका, ध्यान रखना है इस प्रकार से। अपन बात कर रहे हैं व्हाट इज द रिकॉग्नाइज्ड लीगल पीरियड ऑफ वायबिलिटी। तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना होता है इंडिया में? 28 वीक्स। तो ध्यान रखना है इस प्रकार से। पीरियड ऑफ वायबिलिटी होता है 28 वीक्स। कहाँ गया इसका सॉल्यूशन? नीचे से आएगा शायद, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी हो जाएगा इंडिया में 28 वीक्स, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं किलिंग ऑफ ए चाइल्ड बाय इट्स आउन पेरेंट्स इज टर्म्ड एज। तो आउन पेरेंट्स ने अपन बात करें तो बच्चे की हत्या कर दी, तो उसे क्या कहेंगे? फिलिसाइड अपन बात करें तो, ना। तो बच्चे की डेथ कर दी मतलब किलिंग है पेरेंट्स के द्वारा, तो फिलिसाइड, ध्यान रखना है इस प्रकार से। अब एसेप्टिक ऑटोलाइसिस ऑफ ए डेड फीटस इन यूट्रस ड्यू टू एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड इज कॉल्ड एज, है ना। तो एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसकी वजह से एसेप्टिक ऑटोलाइसिस हुआ है, कोई बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे, क्या कहेंगे उसे? मैसरेशन, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। तो उसे अपन कहते हैं मैसरेशन, बहुत देर में आएगा ऐसे तो ध्यान रखना इस प्रकार से। क्या हो जाएगा ये? मैसरेशन हो जाएगा इस प्रकार से, एसेप्टिक ऑटोलाइसिस। अपन बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन एंड डेसिकेटेड अपीयरेंस ऑफ अ फीटस डाइंग इन यूट्रो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी या ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी की वजह से क्या कहेंगे उसे? ममिफिकेशन अपन बात करें तो, ना। तो सीधी सी बात है, एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी, ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है, बच्चे की डेथ हो रही है, ममिफिकेशन की कंडीशन है वो, ध्यान रखना है इस प्रकार से, ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से किसकी? दैट इज कॉजिंग द डेथ ऑफ ए क्विकन बोर्ड। IPC सेक्शन है, छोड़ दो, शायद 315 आएगा इसका आंसर, है ना। ध्यान रखना इस प्रकार 16 है क्या, जो भी IPC सेक्शन छोड़ो उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए प्राइमरी साइन ऑफ ए लाइव बर्थ इन ए न्यूबॉर्न अपन बात करें तो, ना। तो प्राइमरी साइन ऑफ लाइव बर्थ इन ए न्यूबॉर्न अपन बात करें तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग अपन बात करें, ना। तो रेस्पिरेशन हुई है, ब्रीदिंग हुई है, तो प्राइमरी साइन ऑफ लाइव बर्थ है न्यूबॉर्न में वो, ध्यान रखना है इस प्रकार से, ना। तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग इज ए प्राइमरी साइन ऑफ लाइव बर्थ इन ए न्यूबॉर्न अपन बात करें तो, ध्यान रखना है इस प्रकार से, ठीक है ना। द क्राई ऑफ ए फिटस हियर्ड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी बिफोर बर्थ इज टर्म्ड एज, है ना। वेजाइना के अंदर हो तो वेजाइटस वेजाइनलिस, और यूट्राइन कैविटी के अंदर फिटस की क्राइंग सुनाई दे रही है आपको, वेजाइटस यूटेराइनस अपन बात करें, ध्यान रखना ना। तो वेजाइटस यूटेराइनस की कंडीशन हो जाएगी ये यूट्राइन कैविटी में अगर आपको फिटस की क्राई सुनाई दे, वेजाइटस यूटेराइनस, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अर्लीस्ट रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ फीटल मैसरेशन सीन विद इन 12 आवर ऑफ इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। तो मैंने बात किया विद इन 12 आवर में कौन सा साइन देखने को मिल रहा था। वैसे तो हमने आपको बोला था इनके नाम याद रखो, डिटेल याद नहीं रखनी बस। तो बाकी इसमें रॉबर्ट साइन आता है, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो रॉबर्ट साइन जो होता है ना, उसमें विद इन 12 आवर ऑफ इंट्रा यूट्राइन फीटल लाइफ में देखने को मिलता है वो, ध्यान ही रखना इस प्रकार से, है ना। विद इन 12 आवर में क्या क्या देखने को मिल रहा था? रेडनिंग ऑफ स्किन देखने को मिल रही थी, स्किन स्लिपेज देखने को मिल रही थी, ध्यान रखना ना। तो विद इन 12 आवर में रॉबर्ट साइन देखने को मिलेगा इंट्रायूट्राइन लाइफ के, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, ना। तो स्पेल्डिंग साइन इन ए डेड फिटस ऑन एक्सरे इंडिकेट्स। तो जो स्पेल्डिंग साइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओवरराइडिंग ऑफ स्कल बोन्स को? नहीं, हाँ वही है। तो ओवरराइडिंग ऑफ स्कल वोल्ट बोन्स जो होते हैं ना, स्कल वोल्ट बोन एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगती है, तो ओवरराइडिंग ऑफ स्कल वोल्ट बोन अपन बात करें तो किसमें देखने को मिलता है? ये स्पेल्डिंग साइन में, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, ना। तो ओवरराइडिंग
ऑफ स्कल वोल्ट्स बोन हो जाएगा स्पेल्टिंग साइन आपका, ठीक है ना। फिर अपन अब बात कर रहे हैं किसकी, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द फीटल स्पाइन, इन्होंने सारे क्वेश्चन ही रेडियोलॉजिकल फीचर्स पे दे दिए, है ना। तो हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द फीटल स्पाइन सीन ऑन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन आफ्टर इंट्रा यूट्राइन डेथ। तो हाइपर फ्लेक्शन जो देखने को मिल रहा था फीटल स्पाइन में, वो किस में था आपका, हाइपर फ्लेक्शन आएगा बॉल साइन में आएगा ना, बॉल साइन में आएगा, कुछ खास काम का नहीं है, क्वेश्चन छोड़ो इसका, बॉल साइन आएगा इसका। स्किन स्लिपेज इन ए मैसेरेटेड फिशर, हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो स्किन स्लिपेज किस में दिख रही थी, 12 आवर्स में देखने को मिली थी, बताया था आपको ना। तो 12 आवर्स जो था उसमें स्किन स्लिपेज देखने को मिल रहा था आपका, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो विद इन 12 आवर में स्किन स्लिपेज हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है ब्रेडन्स मिडिल ईयर टेस्ट में क्लियरेंस ऑफ जिलेटिनस टिश्यू फ्रॉम द मिडिल ईयर इंडिकेट्स। तो क्लियरेंस हो गई है तो क्या है वो आपका डेड बोर्न है, अपन बात करें, सॉरी लाइव बोर्न है, क्लियरेंस है तो लाइव बर्थ है विद रेस्पिरेशन, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो आपकी जिलेटिनस टिश्यू एब्सेंट है मतलब जिलेटिनस टिश्यू क्लियर्ड है, मतलब लाइव बर्थ है विद रेस्पिरेशन, ध्यान ही रखना इस प्रकार से, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं डुअल हेलो साइन ऑन फीटल एक्सरे इन मैसेरेशन अकर्स ड्यू टू। तो डुअल हेलो साइन, ये सारे क्वेश्चन रेडियोलॉजिकल उस पे हैं, ये आप छोड़ भी सकते हो, ध्यान रखना इस प्रकार से। सेपरेशन ऑफ स्कल फ्रॉम स्कल वोल्ट, है ना। तो सेपरेशन ऑफ स्कल फ्रॉम स्कल वोल्ट ड्यू टू इडिमा, वो थोड़ा सा उधर चला गया शायद, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बी डुअल हेलो साइन। मैन बात क्या है, मैसेरेशन के 5 साइन आपको ध्यान रखने हैं, रॉबर्ट साइन, डुअल हेलो साइन, बॉल साइन, स्पेल्टिंग साइन और आपका ओवर क्राउडिंग ऑफ रिब्स, है ना। उनकी डिटेल चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ मैसेरेशन टू अकर इन यूट्रो, है ना। तो बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं होता मैसेरेशन में, एयर नहीं आती उसमें, इंटैक्ट रहता है एमनियोटिक सैक विद फ्लूइड, अपन बात करें तो ना। तो एमनियोटिक सैक क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है, और ये क्या है, एक्टिव मैटरनल इंफेक्शन, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इंटैक्ट एमनियोटिक सैक रहता है विद फ्लूइड, अपन बात करें तो किस में, मैसेरेशन में, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। तो इंटैक्ट एमनियोटिक सैक विद फ्लूइड आ जाएगा। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम को कैफे कैंपे सिंड्रोम भी कहते थे, ध्यान रखना इस प्रकार से, कहते हैं, है ना, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा कैफे कैंपे सिंड्रोम, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। अपन बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन स्टैंड फॉर पेरेंट इन्फेंट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, PITSS, है ना। तो बी आ जाएगा इसका, पेरेंट इन्फेंट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम का ही दूसरा नाम है, ध्यान ही रखना इस प्रकार से, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए पैथोग्नोमोनिक क्लिनिकल फीचर ऑफ बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। पैथोग्नोमोनिक का मतलब उसमें मिलेगा ही मिलेगा ना। तो इंजरी कंसिस्टेंट विद हिस्ट्री, नहीं, इनकंसिस्टेंट होती है इंजरी हिस्ट्री के, है ना। सिंगल फ्रैक्चर इन लॉन्ग, वो सिंगल नहीं मल्टीपल फ्रैक्चर्स मिलेंगे लॉन्ग बोन में। मल्टीपल इंजरीज एट डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग, है ना। तो ये हमने आपको बताया भी था कि बैटर्ड बेबी सिंड्रोम जो होता है ना, उसमें मल्टीपल इंजरीज देखने को मिलती है आपको, और वो भी डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग, है ना। मतलब अलग अलग हीलिंग की स्टेज रहती है उनमें, कोई आज ठीक हो जाएगी, कोई कल ठीक हो जाएगी, ऐसे अलग अलग हीलिंग की स्टेज रहती है, ध्यान रखना इस प्रकार से बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में, ठीक है ना। Which specific mucosal injury in an infant strongly raises suspicion of child abuse? Battered baby syndrome में क्या देखने को मिलेगा आपको, laceration of oral mucosa and labial frenulum, ये देखने को मिल रहा था, बताया था ना आपको। पेरी-ओरल ब्रूजेस देखने को मिलेंगे, lacerations देखने को मिलेगा oral mucosa का, frenulum का, ध्यान रखना इस प्रकार से। frenulum क्या होता है, अंदर की तरफ होता है ना, तो उनमें देखने को मिलेगा lacerations वगैरह, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, laceration of oral mucosa and labial frenulum। बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सोल्व करने हैं, ठीक है ना। Second baby syndrome is caused primarily by which of the विच मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल फोर्स। तो सेकंड बेबी सिंड्रोम में एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन इंजरी होती है, शायद नहीं बताया हमने आपको। देखो सेकंड बेबी सिंड्रोम जो होता है ना, इसमें बच्चे को उठा रहे हैं पटक रहे हैं, उठा रहे हैं पटक रहे हैं, तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन इंजरी की वजह से होता है ये आपको याद हो तो ट्रांसपोर्टेशन इंजरी में पढ़ाई थी बात आपको। तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन इंजरी जो होती है वो प्राइमरी मैकेनिज्म होती है सेकंड बेबी सिंड्रोम में, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस प्रकार से, है ना। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन इंजरी ध्यान ही रखना इस प्रकार से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द क्लासिक ट्रेड ऑफ सेकंड बेबी सिंड्रोम। रेटिनल हिमोरेज देखने को मिलता है, सबड्यूरल हिमोरेज देखने को मिलता है, एंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है, फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर ये सेकंड बेबी सिंड्रोम में देखने को नहीं मिलता, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर आ जाएगा इसका आंसर ना। तो क्लासिकल ट्रायड ध्यान रखना सेकंड बेबी सिंड्रोम का, रेटिनल हिमोरेज, एंसेफेलोपैथी और सबड्यूरल हिमोरेज, है ना। सेकंड बेबी सिंड्रोम इज आल्सो नोन बाय विच मेडिकल टर्म, इन्फेंटाइल विप्लेस सिंड्रोम। तो इन्फेंटाइल विप्लेस सिंड्रोम भी कहते हैं सेकंड बेबी सिंड्रोम को, ध्यान ही रखना इस प्रकार से, है ना। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम का टाइप होता है ये, ए मदर ब्रिंग्स ए 10
month-old infant 3 days after an alleged fall from bed. On examination, there was fresh perioral laceration, old rib fractures, and new periparietal fracture. What is the most likely diagnosis? समझ में आ रहा होगा ये हिस्ट्री क्या कह रही है। मदर कह रही है कि अभी मतलब 3 दिन पहले वो गिर गया था वो बेड से और अब उसको लेकर के आ रही है ना, और हिस्ट्री भी जो है ना वो इनकंसिस्टेंट है किसके, इंजरी के ना। तो कौन सी कंडीशन है ये, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में हिस्ट्री जो होती है इनकंसिस्टेंट होती है किसके, अपन बात करें तो इंजरी के। डिलेड प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, ध्यान रखना है। हॉलमार्क्स होते हैं ये बैटर्ड बेबी सिंड्रोम के, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो अब आता है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेस्पायर्ड लंग। रेस्पायर्ड की कितनी होती है 0.09 सॉरी 0.9 और अनरेस्पायर्ड की 1.04 है ना। तो 0.9 हो जाएगी अपन बात करें तो। रेस्पायर्ड लंग की हवा की वजह से कम हो जाती है, इसमें ध्यान रखना है। और ये ना तो 0.9 हो जाएगी इसकी रेस्पायर्ड लंग की है ना, और 1.04 अनरेस्पायर्ड लंग की, ध्यान रखना है। बिफोर परफॉर्मिंग द हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट ऑन लंग्स विच टिश्यू इज प्लेस्ड इन वाटर एज ए कंट्रोल टू रूल आउट प्यूट्रिफेक्शन। कौन सा टिश्यू प्लेस्ड करते हैं, लिवर, ध्यान रखना इस प्रकार से। डिटेल में समझाई थी बात क्यों करते हैं ना, तो लिवर आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज ए फॉल्स पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। तो आपको बताया भी था फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन। तो फॉल्स नेगेटिव तो किस किस में देखने को मिल रहा था, दैट इज कंजेनिटल निमोनिया, फीबल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी इडिमा। और आपका फॉल्स पॉजिटिव किस किस में देखने को मिल रहा था, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और प्यूट्रिफेक्शन। तो फॉल्स पॉजिटिव पूछा है इसने, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन याद ही रखने है, तो ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में फॉल्स पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट आता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब आता है फॉल्स नेगेटिव पूछ लिया आपकी बार, तो कंजेनिटल निमोनिया, प्यूट्रिफेक्शन और आपका फीबल रेस्पिरेशन, इसमें देखने को मिलता है फॉल्स नेगेटिव। नहीं, कंजेनिटल निमोनिया, फीबल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलता है आपका इस प्रकार से फॉल्स नेगेटिव। तो कंजेनिटल निमोनिया इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज कंजेनिटल निमोनिया, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। फिर ये क्या है, प्लेकवेट्स टेस्ट रेशियो अपन बात करें तो किसके लिए पूछा है इसने, प्लेकवेट्स टेस्ट रेशियो वेट ऑफ द लंग वेट ऑफ द बॉडी लाइव बोर्न में। लाइव बोर्न है मतलब सांस ली होगी, मतलब 1:35 आएगा इसका ना। तो सांस ली है तो 1:35 वजन बढ़ गया ना उसका लंग्स का, ध्यान रखना इस प्रकार से। फिर लाइव बोर्न है तो डायफ्राम नीचे चला जाएगा, तो 6 to 7 रिब्स पे देखने को मिलेगा इस प्रकार से, 6 to 7 रिब्स पे, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। फिर ब्रिस्लाउज सेकंड लाइफ टेस्ट इवेलुएट्स लाइव बर्थ बाय डिटेक्टिंग एयर इन विच ऑर्गन। ब्रिस्लाउज में किसको करते हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन को, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन जो होता है ना उसको किया जाता है ब्रिस्लाउज में, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। स्टमक एंड इंटेस्टाइन आ गया इस प्रकार से। तो फिर क्या है, फोड्रेज स्टैटिक टेस्ट मेजर्स विच पैरामीटर टू डिटरमाइन लाइव बर्थ। फोड्रेज स्टैटिक टेस्ट कौन सा था रे, फोड्रेज स्टैटिक टेस्ट आपका, अच्छा उसी को नहीं, वो वजन को बता रहा था ना, वेट ऑफ द उसको लंग्स को बता रहा था, ध्यान रखना इस प्रकार से। एब्सोल्यूट वेट ऑफ द लंग्स अपन बात करें ना, तो एब्सोल्यूट वेट ऑफ द लंग्स जो है वो है फोड्रेज स्टैटिक टेस्ट, ध्यान रखना है इस प्रकार से। एब्सोल्यूट वेट ऑफ द लंग्स अनरेस्पायर्ड का कितना 30 ग्राम और रेस्पायर्ड का 60 ग्राम, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। फिर आता है आपका एक ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न ऑफ स्काल्ड इंजरी विद ए क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ आपके साथ ये एमसीक्यू सॉल्व ना, मैंने नहीं बनाए, ये किसी और पार्टी ने बनाए हैं ना। तो एक ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न, ग्लव एंड स्टॉकिंग तो उसमें देखने को मिलता है हैंगिंग के केस में, के ऑफ ए स्काल्ड इंजरी विद ए क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन इन ए 2-year old चाइल्ड इंडिकेट्स। तो चाइल्ड अब्यूज का केस है तो दिख रहा है, बाकी ग्लव एंड स्टॉकिंग उसमें हैंगिंग में देखने को मिलती है, ठीक है ना इस प्रकार से। तो फोर्स्ड इमर्जन आएगा इसका आंसर, तो चाइल्ड अब्यूज ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। तो फोर्स्ड इमर्जन स्काल्ड चाइल्ड अब्यूज इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान ही रखना इस प्रकार से बात करें तो ना। इन Munchausen syndrome by proxy, a mother induced hypoglycemia in her healthy infant by administering exogenous insulin, है ना। इंसुलिन को इंजेक्ट करके मदर ने हाइपोग्लाइसीमिया कर दिया बच्चे को, और अब क्या कह रही है आकर के कि आरबीएस चेक करो आप ना, बच्चे में दिक्कत है ना। तो Munchausen syndrome by proxy में देखने को मिलती है कंडीशन एक्सोजिनस इंसुलिन अपन बात करें इंसर्ट करके, मदर जो है हाइपोग्लाइसीमिया रिप्रेजेंट करती है बच्चे के अंदर, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। व्हाट इज द की डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन इन ए चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ Munchausen सिंड्रोम बाय प्रोक्सी। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम वर्सन व्हेन पेरेंट इज सेपरेटेड। एक ये बात हमने आपको नहीं बताई थी, Munchausen सिंड्रोम बाय प्रोक्सी में क्या होता है कि जब पेरेंट्स बच्चे से दूर होते हैं ना तो बच्चा ठीक होने लगता है, और जब पेरेंट्स बच्चे के पास होने लगते हैं तो बच्चा और हालत खराब हो जाती है ना।
तो सिम्टम इम्प्रूव व्हेन पेरेंट इज एब्सेंट अपन बात करें तो ये आएगा, इसमें ध्यान रखना है ना, बच्चे के सिम्टम ठीक होने लगते हैं जब पेरेंट्स उनके पास नहीं होते, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ये मैंचेसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी में होता है, पेरेंट्स पास में है तो बच्चा घबरा जाएगा, सिम्टम्स और ज्यादा वर्स हो जाएंगे, उसके खराब हो जाएंगे ना, पेरेंट्स दूर है तो ठीक होने लगता है बच्चा धीरे धीरे, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इज मेडिकली कैटेगराइज्ड एज, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम में क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन हो जाता है उसमें ना, तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन हो जाता है, इसमें ध्यान रखना है, डायग्नोज्ड ओनली व्हेन ऑटोप्सी एंड सीन इन्वेस्टिगेशन फेल टू आइडेंटिफाई ये स्पेसिफिक कॉज ऑफ डेथ है ना, स्पेसिफिक कॉज ऑफ डेथ नहीं बता पाते हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम में, किस वजह से अच्छा खासा बच्चा अचानक से मर गया एग्जैक्टली नहीं बता पाते, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ये क्या है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एपिडेमियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, ध्यान रखना इस प्रकार से, पेरेंटल सिगरेट स्मोकिंग आएगा इसमें ना, तो पेरेंट्स जो है सिगरेट स्मोकिंग या और कुछ करते हैं तो ज़्यादा चांसेस देखने को मिल सकते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के, कुछ खास नहीं है, छोड़ो सारे, है ना। ये क्या है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली अकर, तो मोस्ट कॉमनली अपन बात करें तो अर्ली मॉर्निंग में अकर होते हैं वो, है ना, अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा बच्चों को मारते हैं पेरेंट्स, है ना, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग स्लीप एंड अर्ली मॉर्निंग